हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग रेशियो का जो पार्ट किया था उनमें हमने क्या था, डेट इक्विटी रेशियो और टोटल असेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। आज हम पढ़ेंगे 4 रेशियो के बारे में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। परंतु आज की क्लास शुरू करने से पहले आइए पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने एक रेशो पढ़ा था जिसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो क्या दिखाता है? डेट और इक्विटी के बीच में रेशो दिखाता है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है वो इक्विटी का कितने गुना है। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई ओनर्स इक्विटी। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल असेट टू डेट रेशो। टोटल असेट्स टू डेट रेशो यानी कि जो टोटल असेट्स हैं, टोटल असेट मतलब टोटल असेट माइनस फिक्टिशियस असेट। तो ये जो नेट टोटल असेट हैं ये डेट का कितने गुना है, ये जानने के लिए हम निकालते थे टोटल असेट टू डेट रेशो। ये रेशो जितना ज़्यादा होता है ऋणदाता उतने ही सेफ माने जाते हैं। इसके अलावा तीसरा रेशो था प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल असेट्स। यानी कि शेयर होल्डर्स फंड को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल असेट से तो हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो निकल कर आ जाता है। ये रेशो ये दिखाता है कि जो कंपनी की संपत्तियां हैं उसमें ओनर्स के पैसे से जो संपत्ति खरीदी गई है वो कितनी है। तो ये दिखाया जाता है प्रोप्राइटरी रेशो के द्वारा। आइए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं आज कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, इसी चीज़ को शो करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। दूसरा रेशो है स्टॉक टर्नओवर रेशो, यानी कि स्टॉक कितना था हमारे पास में, स्टॉक का कितना गुना जो है माल वो हम बनाकर बेच देते हैं। इसी के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तीसरा है डेटर टर्नओवर रेशो, यानी कि डेटर कितनी बार हमें पेमेंट कर देते हैं एक साल में और कितने के डेटर हमारे पास एक साल तक बने रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को दिखाता है डेटर टर्नओवर रेशो। और लास्ट है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, यानी कि क्रेडिटर की पेमेंट हम कितनी बार करते हैं एक साल में और नेट परचेज की तुलना में कितने के डेटर हमारे पास पूरी साल बने रहते हैं। तो बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो से। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है? ए रेशो विच रिवील्स दैट हाउ मच प्रॉफिट कंपनी कीप्स टू कवर द इंटरेस्ट पेबल। होता क्या है, कंपनी के पास कई तरह के लोन और डेट्स होते हैं, जैसे डिवेंचर्स हो गया, उस पर कंपनी को निरंतर एक स्थिर दर से ब्याज देना पड़ता है। इसी तरीके से अगर कोई बैंक लोन है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है लॉन्ग टर्म का तो उस पर भी ब्याज देना पड़ता है और ये ब्याज रेगुलर और निरंतर देना पड़ता है। तो इस ब्याज को देने के लिए कंपनी के पास कितना लाभ है या इस ब्याज का कितने गुना प्रॉफिट कंपनी हर साल अर्न कर रही है ताकि इस इंटरेस्ट को इजीली पे किया जा सके, इसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला हम आगे बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो क्यों निकाला जाता है? टू फाइंड द एबिलिटी टू मीट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में जितना ब्याज देना है कंपनी को, उस ब्याज को देने के लिए कंपनी के पास कितना गुना प्रॉफिट है उस ब्याज का, यही जानने के लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालते हैं। इससे क्या होता है, यह रेशो जितना ज़्यादा होगा, जो क्रेडिटर्स हैं हमारे जिनको ब्याज हमें देना है, जो हमारे ऋणदाता है, उनको इंटरेस्ट उतनी ही आसानी से मिल पाएगा। और ये रेशो जितना कम होगा तो इंटरेस्ट को पेमेंट करना उतनी ही मुश्किल होता जाता है।
और ये इस रेशो का कम होना फाइनेंशियल रिस्क को दिखाता है। अगर ये रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है और वो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है इंटरेस्ट की लॉन्ग टर्म लोन देने वालों के लिए उनको इजीली पेमेंट हो जाएगी इंटरेस्ट की। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी हमने इंटरेस्ट को और टैक्स को नहीं घटाया है, और इस EBIT को हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से, यानी कि EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज़ नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये रेशो जितना हाई होगा इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट जो हमें पे करना है कर किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में उसका कितने गुना है EBIT यही दिखाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये रेशो जितने ज़्यादा होगा यानी कि EBIT इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का जितने ज़्यादा गुना होगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही ईजीली वो लॉन्ग टर्म लोन देने वालों को ब्याज की पेमेंट कर पाएगी। तो एक तरीके से ये फाइनेंशियल साउंडनेस को दिखाता है। दूसरा है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो रिलेशनशिप दिखाता है किन दो चीज़ों के बीच में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। आइए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं वो माल जो हमने फिनिश्ड गुड्स में बदल कर बेच दिया, यानी कि वो मटेरियल जिससे हमने प्रोडक्शन करके बेच दिया वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की कीमत। और एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ये निकल कर आ जाता है कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास कितना एवरेज स्टॉक बना रहा। तो ये है मीनिंग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। इसके इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड दैट स्टॉक पॉलिसी इज़ फेवरेबल और नॉट। पहला उद्देश्य क्या है, ये फ़ायदा क्या है, इसको ये जानना कि जो स्टॉक पॉलिसी कंपनी में यूज़ की जा रही है वो फेवरेबल है या नॉट। स्टॉक पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है वो कितने रुपए का स्टॉक अपने पास रखती है निरंतर एवरेज स्टॉक के रूप में, यानी कि वो कितना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखती है। अब वो जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो गया जिसकी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, या वो ज़रूरत से कम तो नहीं हो गया जिससे हमें प्रोडक्शन में दिक्कत होने लगी। तो एक बेटर रेशो ये दिखाता है कि जो कंपनी है उसने स्टॉक में जो इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, वो वो आवश्यकता के अनुसार किया गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड हाउ मच स्टॉक हैज़ बीन सोल्ड। ये जानने के लिए कि जितना एवरेज स्टॉक हमारे पास बना हुआ रहता है पूरी साल उसका कितने गुना माल हमने बनाकर बेच दिया। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है इसकी वैल्यू निकालना कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितने गुना है एवरेज स्टॉक का, यानी कि एवरेज स्टॉक का कितने गुना माल हमने बनाकर साल में बेच दिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हायर रेशियो गुड, या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं इसे कि हायर रेशियो इज़ गुड एंड लोअर रेशियो इज़ नॉट गुड, यानी कि ये इस रेशियो की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कंपनी के लिए उतनी ही अच्छी होगी, और ये इस रेशियो की वैल्यू जितनी कम होगी कंपनी के लिए उतना ही ये नुकसानदेह होगा। हायर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने जितना एवरेज स्टॉक उसके साल में बना रहता है उसका कितने गुना माल फिनिश्ड गुड्स में बदलकर कंपनी ने बेच दिया। अब ये अगर रेशो हाई है तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज स्टॉक बना रहता है हमारे साल में उसका उतना ही ज़्यादा गुना जो है उसका कई गुना ज़्यादा माल को बनाकर बेचा जा चुका है, यानी कि ये कंपनी की मोर प्रोडक्शन को दिखाती है कि कंपनी ने जो प्रोडक्शन करा है और जो सेल की है वो एवरेज स्टॉक की तुलना में कितने गुना है।
चौथा है टू चेक वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन स्टॉक इज़ रीजनेबल और नॉट। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक में हम कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सही तरीका यही है कि हम स्टॉक में इतना पैसा इन्वेस्ट करें कि उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ना आए और उससे वो इतना कम भी ना हो कि हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी को हमारी रोक रहा है या प्रोडक्शन एक्टिविटी में बाधा पहुंच रही है, तो इतना कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को कहा गया है यहाँ कि टू चेक वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन स्टॉक इज़ रीजनेबल और नॉट, यानी कि कच्चे माल में जो इन्वेस्ट किया है, जो पैसा खर्च किया है कंपनी ने, वो रीजनेबल है या नहीं है, यानी कि वो उचित है या उचित अनुचित है। तो यही जानने के लिए हम निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नहीं निकाल सकते या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया और वो हम निकाल भी नहीं सकते किसी तरीके से, तो हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड के बदले सेल्स को ले लेते हैं। फिर हमारा फॉर्मूला हो जाता है सेल्स बटे एवरेज इन्वेंट्री। तो ओरिजिनल फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। आइए जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है और एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ऐसा माल जिसको हमने बनाकर बेच दिया, जिस माल को हमने फिनिश गुड्स में बदल कर बेच दिया, वही कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में जितना भी स्टॉक है कंपनी के पास रॉ मटेरियल का, वो है आपका ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद उसने फ्रेश परचेज अगर किए साल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, तो फ्रेश परचेज को भी हम ओपनिंग स्टॉक में जोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि कंपनी का कोई ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली स्टॉक की वैल्यू स्टॉक से जुड़ा हुआ है, तो उस डायरेक्ट खर्चों को भी हम उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे और उसमें से उस अमाउंट को घटा देंगे जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जितना माल हमारे पास बचा रहेगा वो हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन की जाती है। अब देखते हैं हम एवरेज स्टॉक या औसत स्कंद, यानी कि औसत स्टॉक कैसे निकाला जाता है। तो ये निकालना बहुत ही ईजी है। इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज़ को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक को, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ये हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल कर आ जाएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये दिखाएगी कि जितना एवरेज स्टॉक हमारे पास बना रहता है उससे कितने गुना का माल हम बनाकर बेच देते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, यही दिखाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आइए अब बात करते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो की। तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है? ये रिलेशनशिप को दिखाता है किस किस के बीच में, क्रेडिट सेल और एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स के बीच में। यानी कि अगर हम क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करते हैं एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से, तो हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशियो निकल कर आ जाता है। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स, यानी कि ये एक रिलेशनशिप को दिखाता है, संबंध को दिखाता है क्रेडिट सेल्स में और एवरेज रिसीवेबल्स में। एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब है औसत देनदारियाँ, यानी कि एवरेज रिसीवेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, ओपनिंग डेटर बैलेंस, क्लोजिंग डेटर बैलेंस और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। इन चारों को जोड़ देते हैं
और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल्स निकल कर आ जाता है। आगे लिखा है इट टेल्स अबाउट हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। ये बताता है कि कितना अमाउंट हमने डेटर से रियलाइज़ कर लिया, यानी कि डेटर से हमने ले लिया विद इन ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक ऐसे रिलेशनशिप को दिखाता है जो किन दो चीज़ों के बीच में है, जो है आपका नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल्स के बीच में। इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है शोज इफ़िशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व इन द रियलाइजिंग अमाउंट फ्रॉम डेटर, यानी कि कंपनी के वो एम्प्लॉय जो इस काम पर लगे हुए हैं कि उनकी ड्यूटी ये है कि वो डेटर से पैसे को रियलाइज़ करें, यानी कि उनसे पैसा निकलवाएं और उनसे अपने जो सेल उन्होंने डेटर्स को की है उस सेल्स के का जो अमाउंट है वो उनसे डेटर से रिकवर कर लें। ये ड्यूटी होती है कुछ एम्प्लॉयज़ की। तो स्टॉक डेटा टर्नओवर रेशियो के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय डेटर से कैश रियलाइज़ करने में लगे हुए हैं वो कितने इफ़िशिएंट हैं या कितने इनएफिशिएंट हैं। अगर वो ये डेटा टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ अमाउंट को रियलाइज़ करने में लगे हुए हैं डेटर से, उनकी वो जो है इफ़िशिएंट है, अदरवाइज़ वो इफ़िशिएंट नहीं है या कम इफ़िशिएंट हैं। दूसरा है टू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब डेटा टर्नओवर रेशियो से क्या होता है, हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी आवश्यकता है। मिसाल के तौर पे अगर डेटा टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटर से अपना पैसा निकलवाने में सफल हैं। अब जितने ज़्यादा डेटर से हम पैसा निकलवाने में सफल हैं, हमें उतनी ही वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पैसा डेटर से जल्दी जल्दी आ रहा है। लेकिन अगर ये डेटर टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि हमें वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा पैसा डेटर में अटका हुआ है, डेटर्स के पास है, वहाँ से नहीं मिला। तो इस वजह से हमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल को उधार लेने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। तो एक तरीके से ये जो डेटर टर्नओवर रेशियो है वो ये भी डिटरमाइन करता है कि कंपनी को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसका फॉर्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब है टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि जितना हमने माल उधार बेचा उसमें से जितना माल वापस कर दिया हमें परचेज़र ने, उसको नेट क्रेडिट सेल में से डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास निकल कर वैल्यू आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल की। इस नेट क्रेडिट सेल को हम डिवाइड कर देंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब जो मैंने पहले बताया कि ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, और इन चारों को जोड़कर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एवरेज अकाउंट से रिसीवेबल निकल कर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इस रेशो में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकल कर आ जाएगा। एवरेज रिसीवेबल्स का फॉर्मूला होता है बिगिनिंग रिसीवेबल्स प्लस एंडिंग रिसीवेबल्स। जब हम सिर्फ रिसीवेबल्स यूज़ करते हैं तो रिसीवेबल का मतलब होता है कि हम डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है बिगिनिंग रिसीवेबल्स, इसका मतलब बिगिनिंग डेटर प्लस बिगिनिंग बिल्स रिसीवेबल, और एंडिंग रिसीवेबल्स का मतलब है क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को जोड़ देंगे और हम उनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकल कर आ जाएगा। अगला है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, ये दिखाता है कि हम एक डेटर की हमारे कंपनी में एक डेटर कितने दिन में पैसा दे देता है। ये निकाला कैसे जाता है, ये निकाला जाता है 365 दिनों को या 12 महीनों को। अगर हम दिनों में निकालना चाहते हैं तो हम 365 डेज रखेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। और
अमूमन जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। तो अगर दिन में हम निकालना चाहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि कितने दिन में हम डेटर से पैसा लेने में सफल हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर हम उस रेशो को अगर हम दिन में निकालना चाहते हैं तो हम 365 लिखेंगे, और अगर हम उसको महीनों में निकालना चाहते हैं तो हम 12 मंथ या 12 महीने लिखेंगे। फिर इन 365 डेज़ को या 12 महीनों को हम एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे, जो हमने पहले अभी निकाला था। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये दिखाता है कि हमारे पास औसतन जो डेटर्स हैं वो कितने दिन में हमें पैसा दे देते हैं, यानी कि उनकी हमारी कंपनी में उम्र कितनी है, यानी कि वो कितने दिन के अंदर अंदर हमें पैसा दे देते हैं। यही दिखाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, या कंपनी कितने दिन के अंदर अंदर डेटर से पैसा रियलाइज़ करने में, कलेक्ट करने में सफल होती है, उसी को दिखाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसके बाद है आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का मतलब है नेट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग होता है इट शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज अकाउंट पेबल्स, यानी कि जो क्रेडिट टर्नओवर रेशो है वो क्या दिखाता है, एक ऐसे संबंध को दिखाता है, ऐसी रिलेशनशिप को दिखाता है जो किन दो चीज़ों के बीच में है, क्रेडिट परचेज और एवरेज अकाउंट पेबल के बीच में है। क्रेडिट परचेज मतलब जो हमने उधार माल खरीदा है वो क्रेडिट परचेज हो गई हमारी, और एवरेज अकाउंट पेबल्स मतलब जो ओपनिंग बिल्स पेबल हैं और ओपनिंग क्रेडिटर हैं उनको जोड़ देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल से। तो इन चारों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज अकाउंट पेबल निकल कर आ जाएगा। इसके बाद लिखा है इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स पेमेंट्स आर मेड टू क्रेडिटर इन पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। और ये क्या दिखाता है, ये हमें बताता है कि हम कितनी बार क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशो निकाला गया है उस अकाउंटिंग पीरियड में हम कितनी बार क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, इसी को दिखाता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर। क्रेडिटर्स जो होते हैं अक्सर वो लोग होते हैं जो हमें उधार माल सप्लाई करते हैं। तो ऐसे क्रेडिटर्स को, यानी कि जो सप्लायर्स हैं जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, उनसे हमें उधार मिलता है और उस उधार को हमें चुकाना होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का ये होता है कि ये जान लिया जाए कि जो कंपनी है उसकी सॉल्वेंसी पावर कैसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर कैसी है। अगर ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशो ज़्यादा है इसका मतलब है कि जो कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर है वो साउंड है, अदरवाइज कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर साउंड नहीं है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर। दूसरा है टू इवेल्युएट क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय सप्लायर। इस चीज़ का मूल्यांकन भी करता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कि जो सप्लायर है रॉ मटेरियल का वो हमें कितने दिन तक उधार देने में सफल रहता है या कितने दिन तक उधार देने की इजाज़त देता है, यही बताता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हम तेज़ी से जो है जो क्रेडिटर हैं उनको पेमेंट कर पा रहे हैं। अगर ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कम है इसका मतलब है कि हम तेज़ी से या जल्दी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बेनिफिट इसका ये है कि हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो लंबे समय की हमें प्रोवाइड की जा रही है सप्लायर के द्वारा। तीसरा है टू एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जितना एवरेज पेबल हमारा 1 साल में एवरेज बना रहता है उसका कितने गुना का हम पेमेंट कर देते हैं, यही दिखाता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। अब जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम एवरेज स्टॉक का कितने
टाइम्स पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर्स को, तो इसी के आधार पर हम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। अगर ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हम जल्दी जल्दी ये ज़्यादा बार क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है हमें और लेनी पड़ेगी रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा भाग हमें क्रेडिटर की पेमेंट करने में चला जाता है। और इसका उल्टा भी, यानी कि अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब है कि हम पेमेंट करवाने में हम ज़्यादा टाइम्स पेमेंट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह यह है कि हमारे पास लिक्विडिटी की कमी है और हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो काम करता है। इसका फॉर्मूला होता है पेबल्स टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि क्रेडिट परचेज मतलब टोटल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई सेल्स रिटर्न, जो डिवाइडेड बाई परचेज रिटर्न। यानी कि टोटल क्रेडिट परचेज में से जो क्रेडिट परचेज हमने रिटर्न कर दी है सेलर को, उसको घटा देंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज निकल कर आ जाएगी। उस नेट क्रेडिट परचेज को हम एवरेज अकाउंट पेबल से डिवाइड कर देंगे। अब एवरेज अकाउंट पेबल हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो ओपनिंग क्रेडिटर हैं और ओपनिंग बिल्स पेबल हैं, उनमें हम क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल्स पेबल को जोड़ देंगे, और इन चारों का जो सम आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज अकाउंट पेबल्स निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड को कैसे निकाला जाता है। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब है कि हम कितने दिन में क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई डेज। या इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो 365 है या 12 महीने हैं, उनको डिवाइड कर देंगे हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से, तो भी हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड निकल कर आ जाएगा। लेकिन यह जो सामने आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला है, इसका मतलब ये है कि हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट पेबल हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय डेज और मंथ, अगर हम महीने में निकालना चाहते हैं। और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड निकल कर आ जाएगा। या इसकी आसान तरीका एक ये भी है कि हम क्या करें, 365 दिनों को या 12 महीनों को हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दें, तो भी एवरेज पेमेंट पीरियड निकल कर आ जाएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होगी। आगे हम आगे के रेशियोज़ की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।